कि इलेक्शन के बाद सब लोगों को उम्मीदें थी कि जो खामोशी जम्मू कश्मीर में है, घुटन है, वो कम होगी। जो मुलाजमों की टर्मिनेशन है, जो नौजवानों पे पकड़ दकड़ है, एफआईआर्स है, जो प्रिजनर्स बाहर है, या उसके साथ साथ जो लैंड की अटैचमेंट हुई, या 370 का जो मुद्दा है, हम सब लोगों को ये लगा इलेक्शन में शायद वोट डालने से, हुकूमत बनाने से, एक तरफ मैंडेट देने से, अपनी सरकार होने से इन सब चीज़ों पर रोकथाम होगी और चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे यहाँ के सियासी माहौल में कोई फ़र्क नहीं आया है। पहले भी वही चीज़ें हो रही थी, आज भी वही चीज़ें हो रही थी। फ़र्क इतना है, पहले एलजी साहब के अंडर हो रही थी, अब उमर साहब 50 सीटें लेकर वही चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करते हैं। न सिर्फ 370 की एब्रोगेशन को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, न सिर्फ रिजर्वेशन के मुद्दे पर नॉर्मलाइजेशन हो रही है, बल्कि जो यहाँ पे कोर इश्यूज है, जिसमें हमारे नौजवानों पे जो एफआईआर्स है, जो वेरिफिकेशन के इश्यूज है, जो यहाँ पे प्रिजनर्स के मसाइल है, जो यहाँ नौजवान बाहर जेलों में, उसके साथ साथ जो लैंड के हवाले से इश्यूज थे, डेली वेजर्स का जो रेगुलराइजेशन के हवाले से मुद्दे थे, किसी भी एक सेंसिटिव टॉपिक पर उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, 50 सीटें हैं उनके पास, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, किसी भी मुद्दे पर सीरियसली काम करना ही नहीं चाहती है। ना उनकी कैबिनेट कोई डिसीजन करती है, ना सरकार करती है। और यहाँ तक कि असेंबली में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, जो हमने रेज किए, चाहे वो डेली वेजर्स का मुद्दा था, या खासकर जो प्रॉपर्टी स्ट्रीट लैंड को रेगुलराइजेशन करने का मुद्दा था, किसी भी मुद्दे पे ये गवर्नमेंट सीरियस है ही नहीं। सिर्फ टूरिज्म, गोल्फ और इवेंट्स, गोल्फ के जो इवेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। वो ठीक है, आप टूरिज्म को प्रमोट करें, ज़रूरी है, लेकिन आपकी हुकूमत की नज़र हर चीज़ पर होनी चाहिए। खासकर जो पिछले 5-6 सालों में जो सेक्टर्स इग्नोर हुए, उसी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को देखिए, सबसे वर्स्ट हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ड्राई स्पेल है, पानी नहीं है अवेलेबल, इरिगेशन सप्लाईज मुतासर हुई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो वाहिद चीफ इंजीनियर इरिगेशन का होता है, वो आपकी पोजीशन खाली है कई महीनों से। तो आई थिंक देयर आर इम्पॉर्टेंट इश्यूज। 15 चीफ इंजीनियर्स की पोजीशंस खाली है, रिपीटेडली वैसे ही, और उस पर ना लगाने के वजूहात सिर्फ करप्शन के हैं कि अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम पोस्टिंग्स और ट्रांसफर नहीं करते हैं। आप कहते हैं सड़कें बनाई, आप कहते हैं टनलेब आने वाली है, आप कहते हैं इरिगेशन के क्राइसिस, बेरोजगारी का मसला है। जब आप यहाँ के जमींदार को पानी नहीं दे पा रहे हैं, ड्रॉप पंप्स नहीं है, इरिगेशन की स्कीम्स डेड है, तो ऐसे मुद्दे में, ऐसे हालात में इंजीनियर्स का होना डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए, ये तो डिसीजन जे के गवर्नमेंट को करने हैं, मिनिस्टर को करने हैं, कैबिनेट को भी नहीं। तो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग सच डिसीजंस? बिकॉज देयर इज मनी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। आप चीफ इंजीनियर्स को इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो आपको हफ्ता नहीं दे रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग द वर्स्ट form of government which is not concerned on the core issues and the real issues on the ground. शुक्रिया। जिस तरह से बयान आया है वज़ीर आला का सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड की बका के लिए अगर यहाँ के एमएलए को रिजाइन भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं, उन्होंने 50 सीटें ली है स्टेटहुड की बका के लिए। उनको 370 की जो बात वो मोहल्ले में करते हैं, वो असेंबली में क्यों नहीं करते हैं? उनके रेजोल्यूशन में 370 का अल्फाज मिस क्यों था? स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जो हमने लाया वो टेबल क्यों नहीं हुआ? तो ये कहते हैं हम रिज़ाइन करेंगे। रिज़ाइन से पहले आपको सवालों का जवाब दीजिए कि 370 पे आपने वोट लिया, आपने क्या किया? आपने रेजोल्यूशन पे 370 का अल्फाज क्यों नहीं लिखा? आपने रेजोल्यूशन पे स्टेटहुड का अल्फाज क्यों नहीं लिखा? आपने कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास किया, असेंबली में क्यों नहीं किया? तो देयर आर इंपॉर्टेंट इश्यूज, जिन इश्यूज पर आपने वोट लिया, क्या आपने वो प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, क्या आपने असेंबली में उस पर बात करने दी? क्या आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे हमें बात करने दी? क्या आपने रैशनलाइजेशन पे वोट लिए, ओपन मेरिट को लेकर आपने वोट लिया? जब हमने वो रेजोल्यूशन टेबल किया, क्या आपने उस पर बात की? आपने वक्फ बोर्ड पर इतनी सियासत की, हंगामा करवाया, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल पे आपने रेजोल्यूशन टेबल होने दिया? असेंबली को एडजर्न किया। तो गर्ज कहने का ये है कि इलेक्शन, हम एक इलेक्शन से निकल के दूसरे इलेक्शन में जाने के लिए नहीं है। देयर आर इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड दिस गवर्नमेंट इज टू बी मेड अकाउंटेबल ऑन देयर मैनिफेस्टो। इनके मैनिफेस्टो पे लिखा है 1 लाख रोजगार देंगे। इनके मैनिफेस्टो पे लिखा है कि हम बिजली को माफ़ करेंगे। इनके मैनिफेस्टो पे लिखा है कि मीटर नहीं लगाएंगे। इनके मैनिफेस्टो पे लिखा है हम पानी मुफ्त देंगे। आज पानी की तो बात नहीं, आज की आपकी नदियों में इरिगेशन के लिए पानी नहीं है। तो इनके मैनिफेस्टो में लिखा हम एम्प्लॉयज़ गारंटीज एक्ट को लगाएंगे। कहाँ पर है? वेरिफिकेशन सिस्टम को ख़त्म करेंगे। दे हैव टू टेक सम इश्यूज, सम डिसीजंस देमसेल्व्स एंड सम डिसीजंस एट द लार्जर लेवल विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, आप तारीफ़ें करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कौम को क्या फ़ायदा है? और जब आप इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर खामोशी करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सरकार चल रही है,
आपकी कैबिनेट में 10 लोग होने चाहिए, 9 लोग होने चाहिए। आपने 4 लोगों को बिठा के गवर्नमेंट को और डिसीजन मेकिंग को लिमिटेड किया है। 4 अपने बंदे रखा है, लोग बात किससे करेंगे, इश्यूज कहाँ पे रेज करेंगे। तो जो चीज़ आपके हाथ में है उन पर डिसीजंस नहीं हो रहा है, तो नए इलेक्शन की बात करेंगे। मुझे बताइए, आपने इतनी अनसर्टेनिटी में स्टेट को डाला, इतने बड़े मैंडेट को लेकर जो पिछले 30 सालों में कभी नहीं है। What is the one achievement of this government in last 8 months? The Constituency Development Fund 8 महीने के बाद भी अभी तक हमें नहीं मिला है। पर साहब क्या और 4 करोड़ बोला गया, 3 करोड़ भी कहीं नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड अभी तक अवेलेबल नहीं है, और उसको भी लिंक अप किया है कैपेक्स के साथ। और उसका मतलब क्या है कि जो डीडीसी और सरपंच का पैसा होता है, आपने उससे उठा के पीआरआई फंड से 5-5 लाख उठा के एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड बनाया है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड। किसी पीआरआई फंड को उठा के 5 लाख कम करके एक ब्लॉक में आप कहते हो ये एमएलए का फंड है ही नहीं, क्योंकि एमएलए अपने हिसाब से स्पेंड ही नहीं कर पा रहा है। क्या पीडीपी भी रिजाइन करने के लिए तैयार है अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, पहले तो मुद्दा हो कि जो कोर इश्यूज है ना, जो हुकूमत को अकाउंटेबिलिटी, जिन इश्यूज पर उन्होंने वोट लिया, पहले उस पर बात होगी, फिर देखा जाएगा। मिशन युवा जो है सरकार ने चला है, बोल रहे हैं कि रोजगार इससे जनरेट होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए बेरोजगारी के हवाले से, डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन के हवाले से, 1 लाख लोगों को नौकरी देने के हवाले से, ओपन मेरिट को यहाँ रैशनलाइज करने के लिए रिजर्वेशन के मुद्दे पर, उसके साथ साथ एक गारंटीज, इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट हम लाएंगे, नहीं लाया। तो मेन इश्यूज वो है। बाकी मिशन युवा इज अ सर्वे, इट्स नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इट्स अ सर्वे। यू आर प्रोफाइलिंग पीपल एंड सीइंग कि यहाँ इस सर्वे के साथ साथ इन्होंने आज ऑर्डर निकाला है कि फेस आईडी रोल आउट होगा। जिस फेस आईडी रोल आउट को एक डिजिटल सर्वेलेंस का एक प्रोग्राम है वो, कि कश्मीर में अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर यू विल प्रोफाइल पीपल। 2 साल पहले जब ये अलजी साहब ने शुरू किया तो उमर साहब ने इसकी बहुत अपोजिशन की। आज उमर साहब की गवर्नमेंट फेस आईडी रोल आउट कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर का। हमें नहीं पता है कि इन प्रोफाइलिंग से ये क्या करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दीज प्राइवेसी ब्रीच के साथ साथ यू आर प्रोफाइलिंग पीपल। यहाँ किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ किसी को वेरिफिकेशन नहीं मिलती। अब आप वेपनाइज कर रहे हो जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक प्राइवेसी है, उसको भी आप वेपनाइज कर रहे हो। उस पर क्लियरेंस चाहिए जेएंडके गवर्नमेंट से। उमर साहब ने खुद इसका पहले अपोजिशन की थी, तो दे शुड कम मोर क्लियर ऑन इट।